गुड इवनिंग बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एग्जाम हो चुका है हमारा, फर्स्ट वाला अकाउंट्स वाला पोस्टपोन। और आप लोग सब इसी चीज को लेकर के टेंशन में हो कि 12, 13, 14 के तीनों एग्जाम्स लगातार होने वाले हैं। तो सर अब हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक्स और बीसीके की तैयारी कैसे होगी। तो बच्चे लोगों आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप अभी यानी कि आज के दिन पे इस वक्त के अंदर ये तैयारी कर सकते हो। पहले इकोनॉमिक्स और बीसीके को तैयार कर लीजिए, आज रात पूरा पढ़ लीजिए, कल सुबह भी 10, 11, 12 बजे तक कर लीजिए और उसके बाद में लॉ को हाथ में लीजिए। यानी जो आपका अकाउंट्स का पेपर वाला टाइमिंग होना था उससे पहले तक आप आराम से इकोनॉमिक्स बीसीके का तैयारी करो और उसके बाद लॉ को हाथ में लो, तो भी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम लॉ के लिए होने वाला है। बराबर। तो चलिए बच्चे लोगों, आपके ये भी मैसेजेस थे कि सर कंपनी को जल्दी से तैयार कर दीजिए, कंपनी के क्वेश्चन हमको जल्दी से दे दीजिए, बता दीजिए, कंपनी का रिवीजन करा दीजिए। बच्चों बिल्कुल आपको कंपनी का जल्दी ही रिवीजन करवाने वाला हूं, लेकिन चूंकि इस पे सारा काम हो चुका था तो इसीलिए पहले आपको पार्टनरशिप एक्ट के पोर्शन को प्रोवाइड कर रहा हूं, देन उसके बाद हम कंपनीज का पोर्शन भी फटाफट से कर लेंगे। तो बच्चों इस बार हमने पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन का सेट मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया था, और चूंकि बड़ा एक्ट है और इसका एग्जाम में वेटेज है बच्चों 12 से 15 मार्क्स का। बराबर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी 12 से 15 मार्क है, ये भी 12 से 15 मार्क है। तो हमने इसका कुछ क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन ले लिया है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने ले लिए जिन पे जो प्रोविजन है बच्चों वो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाने चाहिए। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो गया, साथ में आपको भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए थे 10 के आसपास, वहां पे भी कुछ सेक्शंस हैं तो उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए जी, अब बच्चों सबसे पहले चलते हैं सबसे सिंपल पॉइंट के ऊपर फटाफट से, बगैर टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो सेक्शन 6 बहुत क्लियर किया है, in determining whether a group of person is not a firm, or whether a person is or not a partner in a firm, regard shall be had to real relation between the parties as shown by all relevant fact taken together। यानी कोई भी लोगों के बीच में फर्म का रिलेशन है कि नहीं, या वो पार्टनर है कि नहीं, उसके लिए काफी सारे फैक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। मेनली तीन चीजें बच्चों देखी जाती है। सबसे पहला तो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बराबर। सेकंड नंबर बच्चों, प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस के थ्रू। और तीसरा नंबर पे बच्चों, बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जिसको आप लोग बोलते हो म्यूचुअल एजेंसी। और यही हमारा ट्रू टेस्ट भी आप लोग जानते हो, है ना। तो अगली ही लाइन में दे रखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी which is the cardinal principle of partnership law, is very much helpful in reaching a conclusion in this regard। यानी ट्रू टेस्ट देखना हो तो देखा जाएगा म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। ये आप लोग जानते हो, सबसे बेस पॉइंट है। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बाइंड ऑल द पार्टनर, सबको बाउंड करेगा। इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूइंग अ ग्रुप फॉर्म विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, यानी कोई ऐसे लोगों का ग्रुप बना है जो बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए बना है, उनमें म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है बच्चों, तो हम वहां पे बोलेंगे कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। सो वी कैन से म्यूचुअल एजेंसी इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा किस टॉपिक पे लिया हमने, सेक्शन नंबर 33 इसके लिए काम करता है। बराबर। तो आइए देखते हैं कि सर ये सेक्शन नंबर हमारा सर जो 33 है, सर ये किस चीज के लिए काम करता है। मैं साथ में यहाँ पे इस बार स्टडी मेट भी लेके बैठा हूँ कि भाई वहां से भी अगर मुझे लगता है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने लगभग काफी चीजें यहाँ से आप लोगों के लिए कवर कर ली हैं। तो एक्सपल्शन के ऊपर आपका ये सेक्शन है। XYZ एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म XYZ, तीन लोग हैं, सीनियर पार्टनर वर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू फॉरेन कंट्रीज। On 25th of August 16, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, at their partner। एक नए पार्टनर को उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे कर दिया है इंट्रोड्यूस। बराबर से, ठीक है भाई, नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर दिया मिस्टर जी को। अब ऑन 10th of January 18 को मिस्टर जी was blamed for unauthorized activities and thus expelled from the partnership by united approval of the rest of partner। बाकी सारे पार्टनर्स का मेजोरिटी से मिलकर के उन्होंने उसको हटा दिया कि आप अनऑथोराइज एक्टिविटी कर रहे हो। अब आपसे बोला पहले तो बताओ कि एक्शन जो है पार्टनर ने लिया वो सही है कि नहीं है। नाउ व्हाट शुड हैव टू बी फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड प्रायर एक्सपेलिंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म, है ना, बाय अदर पार्टनर। अगर अदर पार्टनर किसी पार्टनर को हटाएं तो क्या प्रोविजन दिमाग में रखने पड़ेंगे बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये पॉइंट्स पता है, कोई भी पार्टनर उस वक्त तक एक्सपेल नहीं होगा बाय मेजोरिटी ऑफ पार्टनर जब तक गुड फेथ नहीं हो। बराबर से बच्चों देखिएगा, गुड फेथ में जब तक नहीं हटाया जाए, तीन पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सबसे पहला, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेकंड नंबर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर होने चाहिए, और थर्ड नंबर गुड फेथ होना चाहिए।
अब if all these conditions are not present, the expulsion is not deemed to be in bona fide interest of the firm। और आप ये भी जानते हो कि ये जो तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा गुड फेथ, इसके भी 3 पॉइंट बच्चों निकल करके आते हैं सेक्शन 33 में। सबसे पहला नंबर उसको हटाना फर्म के इंटरेस्ट के अंदर है, सेकंड नंबर आपने उसको नोटिस दिया है, एंड थर्ड नंबर उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड आपने दिया है। अगर पार्टनर इस तरीके से हटाया जाए तो वैलिड होगा, नहीं तो वॉइड होगा। गिवन क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए यहां से यहां तक हमने आपको यहां से यहां तक तो पूरा क्वेश्चन का थ्योरी दे दिया है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। Action by the partner XYZ Associates, a partnership firm, to expel Mr. G from the partnership was justified as he was expelled by united approval of the partner, exercised in good faith to protect the interest of partnership against the unauthorized activities charged against Mr. G. A proper notice and opportunity of being heard has to be given to Mr. G. अब हमने कहा कि सर लेकिन ये तो प्रजम्पशन लिया है, तो बच्चों हम ये चीज प्रजम्पशन की तरह से भी लिख सकते हैं वहां पे कि भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये जनरली आपको कहीं पे नहीं दे रखा होगा कि देयर इज ए प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो हम ये मान करके चलते हैं कि भाई इट्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा कि अगर आपने कोई भी फर्म के इंटरेस्ट के बाहर जाके काम किया तो आपको हटा सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट अपने आप से हो जाएगा। मेन चीज देखनी पड़ेगी कि रिमेनिंग सारे पार्टनर्स एग्री हैं और फर्म के इंटरेस्ट में उसको हटाना बच्चों गुड फेथ के अंदर, तो बिल्कुल नोटिस दे करके आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है, नोटिस देके हियरिंग का चांस दे करके। तो सेक्शन 33, मेरा फोकस क्वेश्चन पे नहीं है, मेरा क्वेश्चन से ज्यादा फोकस सेक्शन के ऊपर है कि एक्सपल्शन वाला सेक्शन आप लोग को पक्के से पढ़ करके जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने इसी का लिया है, देखिए। XYZ are partners in a partnership firm. They were carrying their business successfully for the past several years. आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया भी होगा। स्पाउस ऑफ एक्स एंड वाई, मैंने कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस दिए थे, उनमें ये क्वेश्चन भी था। स्पाउस ऑफ एक्स एंड वाई फॉर इन लेडीज क्लब, समझ रहे हैं आप लोग। एक्स और वाई जो दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो वाइफ्स है वो आपस में झगड़ा हो गया उनके बीच में, और एक्स का वाइफ जो है वो हर्ट बैडली, मतलब वाई का वाइफ ने उसको लगाया होगा पंच वंच, तो ये हर्ट हो गई बराबर से बैडली ना। एक्स जो है बहुत गुस्सा हो गया, बीवी को मार पड़ेगी तो गुस्सा हो गई होगा बराबर। एंड ही कन्विंस जेड, और उसने जेड को यानी जो एक और पार्टनर था उसको कन्विंस किया कि देख उसकी बीवी ने मेरी बीवी को मारा है, अब ये समय है उससे बदला लेने का, तो क्यों ना वाई को फर्म से निकाल दिया जाए, पार्टनरशिप फर्म से। तो वाई को इन्होंने मिलकर के बिना उसको नोटिस दिए एक्स वाई जेड ने बाहर निकाल दिया। अब आपको बताना है वैलिड है कि नहीं बच्चों, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, न तो ये फर्म के इंटरेस्ट में है और न ही यहाँ पे किसी तरह का उसको नोटिस दिया गया, मतलब गुड फेथ बिल्कुल भी नहीं है। तो सेक्शन 33 को बच्चों पूरा पूरा जो ऊपर मैंने बताया एज इट इज आपको समझाना है, और समझाने के बाद क्वेश्चन के बारे में दे देना है, और फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 33(1), एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर वाई इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहां पे उसको हटाना बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर एक और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है बच्चों, इंप्लाइड ऑथोरिटी क्या होती है पार्टनर की, बहुत सिंपल है, सेक्शन नंबर 19 और साथ में 22 आपको इसके अंदर पढ़ना है। सर दोनों में सेक्शन में है क्या, अभी बताता हूं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 22 का मतलब होता है भैया 22 में जो लिखा हुआ है उसको तो ध्यान में रखना ही है। द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। यानी एक पर्सन जो अपनी ऑथोरिटी के अंदर कोई भी काम करेगा जिसके लिए वो ऑथोराइज है, तो वो पूरी फर्म को बाउंड कर देगा बराबर। द ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section is called implied authority, जो बच्चों सेक्शन 19 में आपको देके रखी है। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, कुछ और लिखा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन इंप्लाइड ऑथोरिटी में ये चीजें बच्चों बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती। यानी ये वो 8 पॉइंट्स आपको देकर के रखे हुए हैं जो अपन ने याद किए थे क्लास के अंदर बराबर, जिनमें इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। मतलब ये पावर अगर यूज करने हो तो एक्सप्रेस ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी, इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। तो सर ये चीजें कौन कौन सी है बच्चों, पुराना पॉइंट है, किसी भी फर्म के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में डालना बराबर से। मैं पहले कोर्ट वाले पॉइंट ले लेता हूं, केसेस वाले। फिर बच्चों केस को मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेना, केस को विड्रॉ कर लेना है, अपनी लाइबिलिटी को एडमिट कर लेना। चार चीजें तो सूट या थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट से रिलेटेड आपकी हो गई बराबर। दो बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसको ट्रांसफर करने से रिलेटेड हो गए। दो पॉइंट बच्चों अपने और बच गए, ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम से फर्म के लिए बैंक अकाउंट ओपन करना और फर्म के बिहाफ पे किसी और किसी पार्टनरशिप में एंटर करना। 8 पॉइंट्स अपन ने हर बार किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 8 पॉइंट्स को करने का उसको इंप्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। क्लियर बोला है बच्चों, द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, यानी ये पावर अगर चाहिए तो एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
पार्टनर्स के बीच में, नहीं तो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी के बाहर रहेगा। अदरवाइज एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म। अब बच्चों 22 क्या कहती है? अकॉर्डिंग सेक्शन 22, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, an act or instrument done or executed by a partner or other person on behalf of the firm shall be done or executed in the firm name or in any other manner expressing or implying the intention to bind the firm। ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं बच्चों, सपोज करिए कि अगर कोई चेक है और चेक पर अगर कोई पार्टनर अपने साइन करता है तो वो नीचे ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म जरूर लिखेगा, तब जाकर के फर्म वहां पे उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्ट और इंस्ट्रूमेंट, मैंने जो एग्जांपल दिया वो चेक हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, बराबर। डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, मतलब फर्म के नेम से वो चीज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी फर्म बच्चों वहां पे बाउंड होगी। आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अच्छा पॉइंट है, सेक्शन 19 22 पढ़ करके जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन बच्चों सेक्शन 19 पे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ले लिया। एबी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म कॉल्ड एबीसी फर्म। ए विद द इंटेंशन टू डिसीविंग डी, डी को धोखा देने के पर्पस से सप्लायर ऑफ, ओके, डी कौन है? ऑफिस स्टेशनरी का सप्लायर है बच्चों, उसके साथ में उसको धोखा देने के पर्पस से बाय सर्टेन स्टेशनरी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे उसने कुछ स्टेशनरी परचेज किया। द स्टेशनरी इज ऑफ द यूज ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म बिजनेस, फर्म के बिजनेस में यूज भी आती है। A does not give the stationery to the firm, लेकिन उसने वो स्टेशनरी फर्म को नहीं दिया, instead bring its own use, खुद के काम में ले लिया। The supplier D बेचारा जो अनअवेयर था कि भाई प्राइवेट यूज किया है एसेट का ये ने स्टेशनरी का, claim the price from the firm, वो फर्म से पैसा मांग लेता है। The firm refuse to pay the price, फर्म मना कर देती है क्योंकि फर्म को कभी स्टेशनरी रिसीव ही नहीं हुई। इस बेस पे बच्चों में क्वेश्चन पूछा गया है, दो चीजें आपसे पूछी गई, क्या फर्म का जो आर्ग्यू है वो सही है क्या? फर्म का कंटेंशन, टेनेबल का मतलब एक्सेप्टेबल परमिसिबल है क्या, कि हाँ भाई हम लाइबल नहीं है। What would your answer if a part of stationery so purchased by A was delivered to the firm? अगर स्टेशनरी का एक पार्ट फर्म को डिलीवर हो गया होता और रेस्ट ऑफ द स्टेशनरी उसने प्राइवेट यूज के लिए ली होती, तो इस कंडीशन में आप क्या करते? और बेचारा सप्लायर को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अगेन सेक्शन 9 आपका, सॉरी सेक्शन नंबर 19 काम कर गया, और सेक्शन 19 आपका जो है वो पूरा का पूरा जैसा भी मैंने आपको थ्योरी बताई वो एज इट इज आपको इंप्लाइड वाली स्टार्टिंग वाली लिख देनी है, बाइंड द फर्म वाली, बराबर। सब्जेक्ट टू सेक्शन 22 अपना है ही। अब इसका आंसर देखिएगा, कंसिडरिंग द, अच्छा यहां आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी है बहुत बढ़िया सी, every partner is contemplation of law general and कुछ accredited agent of the partnership and may consequently bind the all other partners by his act, जो भी उसके स्कोप या ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से हो। Hence, if the partnership of a general commercial nature, he may buy goods on account of partnership। बच्चों स्टार्टिंग पहला तो implied authority का मीनिंग जो पहले वाले क्वेश्चन में भी था, यहां हमने बता दिया कि वो क्या क्या काम कर सकता है। तो एक लिस्ट आप लोगों ने पढ़ी थी, गुड्स को परचेज करना, सेल करना, मनी रिसीव करना, मनी पे करना, ये सारे कर सकता है। इनके बेस पे क्या बोला, फर्म का आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, for the reason that the partner in the usual course of business on behalf of the firm has an implied authority to bind the firm and the firm is therefore liable for the price of the goods, firm उस price के लिए responsible रहेगी। In the second case also, answer would be the same as above, the implied authority of partner bind the firm। अब हमने कहा सर लेकिन फर्म का बिजनेस तो बच्चों स्टेशनरी तो फर्म के कॉमन यूज के अंदर काम में आती है ना, बराबर। अब कई लोग इसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर भी दे सकते हैं कि सर फर्म का बिजनेस तो कुछ और था, यहाँ पे स्टेशनरी परचेस किया है, जबकि लेकिन आगे लिख दिया है बच्चों, द स्टेशनरी इज ऑफ द यूज ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म बिजनेस, फर्म के बिजनेस में काम आती है, इसीलिए अगर फर्म के ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होती तो बात ही चेंज हो जाती है, ऑथोरिटी के बाहर चला गया, बराबर से। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि सेकंड केस के अंदर भी आंसर आपका वही रहेगा, इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर जो भी होता है बच्चों फर्म को बाउंड करेगा। आपसे पूछा था ना कि अगर जो डिलीवर किया वो आधा फर्म ने लिया आधा उसने लिया, कुछ भी हो बच्चों, पहले के लिए जब हम फर्म को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, हाँ फिर फर्म उस पार्टनर से लेती रहेगी। तो इन बोथ द केसेस द हाउएवर द एबीसी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट ए, मैंने आपको कह दिया थर्ड पार्टी के लिए तो द पार्टनर, बट इट हैज टू पे द प्राइस ऑफ स्टेशनरी। डी के लिए थर्ड पार्टी के लिए तो फर्म रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, और फिर फर्म उस पार्टनर से रिकवर कर लेगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा अपना फंडा है, आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा पॉइंट है। सेक्शन नंबर 19 थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, पढ़ करके जाना। आगे आइए आपको सेक्शन नंबर 35 और 42 पे लेकर के चलता हूं। सर ये क्या है अभी देखते हैं।
हाँ जी, तो बच्चों सेक्शन नंबर आपको मैं 35 के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ। अगर पार्टनर का डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके एसेट्स को कैसे रिस्पॉन्सिबल करते हैं, क्या करते हैं, देखने में बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। आइए देखते हैं, सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म ऑफ एबीसी एंड कंपनी, बराबर, which is engaged in the business of trading of branded furniture. The name of the partner was clearly written along with the firm name in front of the head office of the firm as well as on letterhead of the firm. मतलब सब लोगों को पता था कि तीन लोग पार्टनर है, बाहर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है। On 1st October 18, C जो है बच्चों उसकी डेथ हो गई है। His name was neither removed from the list of partners as stated in front of the head office nor from letterhead of the firm. 1st October को C का डेथ तो हो गया, लेकिन उसका नाम न तो लेटर हेड में से हटाया, ना जो बाहर नाम लिखे थे उसमें से हटाया। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप द फर्म कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। आप जानते हो तीन में से एक की डेथ हुई है, वो तो दो जने काम कर सकते हैं, बराबर। ये दो जनों को काम करने का पूरा पूरा राइट रहेगा, ये अपने लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा हमारा टॉपिक है। आगे देखें क्या लिखा है। आगे लिखा है द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर सेटल एंड द अमाउंट ड्यू टू द लीगल हेयर ऑफ मिस्टर सी वाज आल्सो डिटरमाइंड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर 2018। ठीक है, इस दिन वो लीगल हेयर का जो भी अकाउंट सेटअप था वो भी इन्होंने कर दिया, बट द सेम वाज नॉट पेड टू द लीगल हेयर्स। लेकिन लीगल हेयर को अभी तक पैसा दिया नहीं है, 16 अक्टूबर तक बच्चों लीगल हेयर को पैसा नहीं दिया। मिस्टर एक्स सप्लायर सप्लाइड फर्नीचर वर्थ ₹20 लाख टू एबीसी एंड कंपनी, बराबर। एबीसी एंड कंपनी ने पैसा दिया नहीं ड्यू टू हैवी लॉसेस। नाउ एक्स वांट टू रिकवर द अमाउंट नॉट ओनली फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी बल्कि सी के लीगल हेयर से भी पैसा लेना चाहता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको बोला कि भाई बताओ क्या होगा। डिसाइड वेदर लीगल हेयर ऑफ सी कैन आल्सो बी हेल्ड लायबल। अब हमको पता है कि भैया 1 अक्टूबर को डेथ हो चुकी है, ठीक है, माना नाम नहीं चेंज किया, अपन एक जनरल बात अगर करें तो हमने ये पढ़ा है कि एक तो डेथ के केस में नोटिस देने की जरूरत होती नहीं है, बराबर, और डेथ के बाद में जो लाइबिलिटीज क्रिएट होगी उसके लिए कभी भी मरने वाले का एसेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अपने को अच्छी तरह से पता है। तो फर्स्ट को डेथ हो गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो उसके बाद में किया गया है, बराबर ना। चलिए जी देखते हैं। तो जनरली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, हमको पता ही है, बट द रूल रिगार्डेड ऑफ द डिसोल्यूशन बाय डेथ ऑफ पार्टनर इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। अगर रिमेनिंग पार्टीज दो या दो से ज्यादा है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्टनर, तो दे कैन कंटिन्यू, वो कर सकते हैं, आपने पढ़ा ये सेक्शन में, बराबर। आगे पढ़ना बच्चों। in order that estate of deceased partner may be absolved from liability for future obligation of the firm। बच्चों मरने वाले की एसेट मरने के बाद की लाइबिलिटीज के लिए एब्सोल्युटली फ्री हो जाएंगी, है ना। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, इवन क्या लिखा है, नोटिस देना भी इसके लिए जरूरी नहीं है बच्चों, ना तो पब्लिक को ना उन लोगों को जो फर्म के साथ डीलिंग कर रहे हैं। भले ही बार बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन जो गया सो गया, ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन, मिस्टर एक्स क्रेडिटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर, बराबर। एक्स जो है वो ए और बी के अगेंस्ट में केस करे, हमको मना नहीं है। एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप एसेट इन द हैंड्स ऑफ दोस पार्टनर, बिल्कुल सही है, पहले फॉर्म से ले लो फिर उनसे ले लो, जो भी कुछ करना हो। अ सूट फॉर गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड वुड नॉट लाई अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर। लीगल हेयर जो है उसको आप लायबल नहीं कर सकते हो, सीधा सीधा सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान में रखना है, बराबर। बच्चों एक सेक्शन 11 पढ़ करके जाना, पार्टनरशिप डीड और इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करें, आपस में रिटर्न एग्रीमेंट बनाए, एग्रीमेंट तो होने ही चाहिए, अपने को पता है। नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीमेंट, बट अगर आप चाहें तो रिटर्न के अंदर, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, बना सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में बच्चों टर्म्स कंडीशन आ जाएगी रिलेशनशिप की, उसको डीड हम लोग बोलते हैं, और उसके ऊपर बच्चों स्टैम्प एक्ट के हिसाब से स्टैम्प भी लग जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें होती है वो आपको दे रखा है। पार्टनरशिप फॉर्म का नेम, पार्टनर के नेम, नेचर क्या है, कमेंसमेंट का डेट क्या है, पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर ड्यूरेशन वाली है, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग, एडमिशन एंड रिटायरमेंट का क्या रूल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल ड्रॉइंग्स लोन पे क्या होगा, अकाउंट्स का सेटलमेंट या डिसोल्यूशन कल को करना है तो कैसे करेंगे, कोई रेमुनरेशन वगैरह देना है क्या पार्टनर को, और एक्सपल्शन अगर होना है, मैंने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पहले से, वो कैसे होगा, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। तो डीप पे कई बार क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आराम से आप लोग लिख दोगे, ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों ट्रांसफरी वाला है, जहां अगर कोई पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर दे तो ट्रांसफर जिसको किया वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो वाले राइट है अपने। तो अ पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू द फर्म बाय सेल, चार्ज और मॉर्गेज, इट इज नो मैटर वेदर द ट्रांसफर इज एब्सोल्यूट और पार्शियल, पूरा या पार्टली ट्रांसफर किया। तीन पार्टनर है, एक अपना शेयर किसी को असाइन कर रहा है तो कर दे भाई,
बट लेकिन जिसको ट्रांसफर किया वो क्या नहीं करेगा, वो फर्म के बिजनेस में बच्चों इंटरफेयर नहीं करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड भी नहीं कर सकता और बुक्स को इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब तक फर्म चल रही है ऐसा ट्रांसफरी न तो फर्म के बिजनेस को इंटरफेयर करेगा, न बुक्स की डिमांड करेगा, न उनको देख पाएगा। हाँ, उसको क्या होगा, अ ट्रांसफरी बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय ट्रांसफरिंग पार्टनर। जिसने उसको ट्रांसफर किया था, सपोज करो भाई हमारे यहाँ 3 पार्टनर थे, ए बी और सी। ए ने अपना शेयर असाइन कर दिया डी को, तो ए को जितना प्रॉफिट मिलने वाला था वो डी को मिल जाएगा। बाकी डी के राइट्स, सर ए के तो राइट्स रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे, लेकिन डी के राइट्स नहीं मिलेंगे। ए का राइट जो प्रॉफिट वाला था वो डी को ट्रांसफर हो जाएगा, एंड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, फर्म का जिस वक्त में डिसॉल्व होगा बच्चों, बुक्स भी देखेगा, और जो भी ए का शेयर था वो सारा उसको मिलेगा, सेम शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म जो उस ट्रांसफरिंग पार्टनर का होता। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग दैट शेयर द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। वो आप लोग वहां पे देख भी सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा ये सेक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ हमने पढ़ा था जब तक सबका कंसेंट नहीं हो तब तक आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है इसके पीछे कंसेंट हो, बराबर। दूसरा चीज बच्चों, यहाँ एक पर्सन अपना राइट सिर्फ असाइन कर रहा है, सिर्फ राइट असाइन कर रहा है। ध्यान रखिएगा कि भाई मेरा प्रॉफिट आज से इसको मिलना है, ये सब आप कर सकते हो, लेकिन लाइबिलिटीज की जहां तक बात होगी तो वो असाइनमेंट तो आपने किए ही नहीं है, वो जो मेन पार्टनर था उसी का रहने वाला है। जब तक इसको एज ए पार्टनर आप एक्सेप्ट नहीं कर लो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है? तो सेक्शन 29 पढ़ के जाओगे। फिर बच्चों माइनर वाला फेमस क्वेश्चन, वेदर अ माइनर मे बी एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, राइट्स इन बताओ, माइनर माइनर माइनर। तो सेक्शन नंबर 30 माइनर का पक्के से पढ़ के जा रहा, अच्छे से पढ़ के जा रहा, छोड़ना नहीं इसको, बिल्कुल भी मत छोड़ना। बराबर, चलो पढ़ाता हूं। दो माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, बच्चों लिख देना, माइनर हैव नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सो एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बिल्कुल लिख देना ये। तो सो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, ये अपन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ के आए, बट ही मे एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बेनिफिट्स के लिए तो आ सकता है ना। राइट्स ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी आप सब जानते हो, माइनर हैज राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बच्चों समझना, माइनर को जब तक वो माइनर है मेजॉरिटी अटेंड करने से पहले प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का राइट मिलता है। माइनर possess द राइट टू सी द कॉपी और अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बराबर, जो भी अकाउंट्स वगैरह देखना है वो भी देखने का राइट मिलेगा। अगर उसको प्रॉफिट नहीं दिए जाए या ये बुक्स नहीं दिखाई जाए तो उसको केस करने का राइट है बच्चों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसा केस करने के लिए उसको फर्म के साथ में अपना रिलेशन ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों, सर्वर इज कनेक्शन। यानी जब तक माइनर की तरह से वो बना हुआ है फर्म में बेनिफिट के लिए, उसको उसका शेयर मिलता रहेगा, ठीक है, कॉपी अकाउंट्स की भी उसको मिल जाएगी। अगर कल को ये ऊपर वाले दोनों राइट्स उसको नहीं मिलते हैं तो कोर्ट में केस कब कर सकता है, जब तक या तो मेजर होने के बाद डिसाइड करे, या उस वक्त तक जब फर्म से कनेक्शन तोड़े कि मैं इस फर्म से सारे कनेक्शन तोड़ रहा हूं, अब जाकर के मैं केस कर सकता हूं। ये आप लोगों को खास लाइन स्टडी मेट में देखे रखिए, मैंने भी पढ़ाते वक्त वहां ये शायद नोट कराई हो, तो इसको जरूर पढ़ के जाना। फिर बच्चों ये लाइन सबसे खतरनाक, सच माइनर इज लाइबल टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन दैट ही हैज इलेक्टेड। तो जब वो बच्चों मेजर हो जाए वहां से 6 महीने का टाइम उसको मिलेगा। वैसे रूल तो क्या है, 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और ही हैज ऑब्टेनिंग नॉलेज। ये आपको लगातार मैंने बोला है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग सी लाइन है कि नॉलेज होने के 6 महीने से या मेजॉरिटी से 6 महीने जो भी बाद में हो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ये, बराबर। तो डायरेक्ट पॉइंट अगर आ जाए तब तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मेजॉरिटी उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब अगर उस बीच में नोटिस दे दिया तो पार्टनर मान लिया जाएगा। और पार्टनर कहां से माना जाएगा, आप लोगों ने लगातार डाउट पूछे, सिंस ही वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, वहां से पार्टनर माना जाएगा। तो वहां की जो लाइबिलिटीज पे हो चुकी है वो वापस पे थोड़ी होंगी, वो तो हो गई। अगर कोई बची हुई लाइबिलिटी है तो उसके लिए वो भी लाइबल हो जाएगा, बराबर, कि वहां से उसको हम लाइबल कर रहे हैं। बाई चांस उसने नोटिस दे दिया कि आई डोंट वांट टू बी ए पार्टनर, उसी दिन से उसका कनेक्शन खत्म, वहां तक का प्रॉफिट शेयर उसको दे देंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। अगर नोटिस ही उसने नहीं दिया तो बच्चों 6 महीने खत्म होते ही उसको एज अ फुल फ्लेश पार्टनर मान लिया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो फेल हो गया नोटिस देने में तो फुल फ्लेश पार्टनर मान लिया जाएगा। तो एक तो ये सेक्शन माइनर वाला आपको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए जी, फिर बच्चों सेक्शन नंबर 69 भी बढ़िया सेक्शन के अंदर से आता है। सर इस सेक्शन में क्या है आइए देखते हैं। AN company is registered as a partnership firm in 2015 with the AB and C partners, ठीक है। 2016 में एक की डेथ हो गई है, 17 के अंदर बी एंड सी जो है दो पार्टनर जो है वो एक्स के ऊपर सूट फाइल करते हैं इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ द एन कंपनी।
बच्चों रजिस्टर्ड फॉर्म है समझिएगा, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, ठीक है। डिसाइड क्या ये सूट एक्सेप्ट होगा, कर सकते हैं क्या? वेदर योर आंसर वुड बी द सेम इफ इन द 2017, बराबर 2017 के अंदर ही, 2017 में उसकी डेथ हुई थी ना, मेरे ख्याल 17 में हुई थी, नहीं जब ये केस हुआ था तब की बात है। बीएनसी had taken a new partner D, उस साल में मतलब 16 में एक जना मरा, 17 में इन्होंने नया पार्टनर डी को ले लिया एंड देन फाइल ए सूट अगेंस्ट एक्स विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद केस किया। दो अलग अलग क्वेश्चन आ गए। तो अब इसका आंसर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के काफी डाउट्स इस क्वेश्चन के अंदर। 69 है रजिस्ट्रेशन, कि क्या इफेक्ट होता है रजिस्ट्रेशन का। As regard the question whether in case of registered firm whose business was carried by or after dissolution or death of partner, a suit can be filed by the remaining partner in respect of subsequent dealing or transaction without notifying to the registrar, बराबर। जो भी चीजें हैं, जो भी डीलिंग्स है, उनके लिए बिल्कुल केस कर सकते हैं, even up without notifying to registrar. The changes in the constitution of the firm, it was decided that the remaining partner should sue in respect of such subsequent dealing or transaction, even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice to the partner was given to the registrar. Practically तो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो फॉर्म तो रजिस्टर्ड है ही ना पहले से, डेथ भी अगर हो गई है और वापस से आपने री रजिस्टर्ड की कोई जरूरत भी नहीं है तो भी कोई टेंशन होने वाला नहीं है, आप बिल्कुल सूट फाइल कर सकते हो। The test applied in these cases were whether the plaintiff satisfy the only two requirement of section 91. सर ये requirement है क्या? Number 1, the suit must be instituted by or on behalf of the firm, बिल्कुल है, उसी में हुआ जो रजिस्टर्ड है। और सेकंड नंबर पे बच्चों, द पर्सन सुइंग हैड बीन शोन एज ए पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। बच्चों दो कंडीशन समझना, तो वहां पे तीन लोगों के मान लो रजिस्टर में नाम थे ए बी और सी, ए की तो चलो डेथ हो गई है लेकिन बी और सी तो जिंदा है, और ये दो जने मिलके केस करे और इन दोनों का नाम वहां पे पार्टनर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनको केस करने का राइट है। In the view of the position, the sue is in case of B and C against X in the name of on behalf of A and company is acceptable, क्योंकि कंडीशंस हमारी दोनों पूरी हो रही हैं, है ना। तो जो दो कंडीशंस हमने ऊपर बताए, फॉर्म के नेम पे केस होना चाहिए और जिंदा लोग जिनका नाम वहां रजिस्टर में है उस वक्त में, उनकी तरफ से केस होना चाहिए। अब बच्चों अगर डी को साथ में मिलके केस करते हो तो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी का नाम इस वक्त में आपने दिया ही नहीं है, इंटीमेशन ही नहीं दिया है। 2017 में उन्होंने डी को पार्टनर बनाया और देन उसके बाद में बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया आपने केस वेस कर दिया, नया पार्टनर आपका इंट्रोड्यूस हो गया है, मान लो रजिस्ट्रार को भी आपने नहीं बताया है, तो उस केस में फर्म कैन नॉट sue as these new partner name has not been entered in the register of firm। अभी तो रजिस्ट्रार को आपने बताया नहीं है, बराबर। तो जो पर्सन स्विंग ऊपर अपन ने पढ़ा था, ये वो पर्सन होता है जिसका नाम रजिस्टर में है केस की डेट पे। Person in the sense of individual whose name appear in the register as a partner and who must be all partners in the firm at the date of suit। तो date of suit पे जो पार्टनर है उसका नाम तभी आ सकता है जब आपने उसका नाम रजिस्टर करवा दिया हो, नहीं तो बच्चों उसका नाम नहीं आएगा। ये कंसेप्ट इसमें आपको ध्यान में रखना है, दोनों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी का थ्योरी दे दिया मैंने आपको। Indian Partnership Act does not make the registration of firm compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration। डिस्कस करिए डिसएबिलिटीज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराते बच्चों। तो आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है, नो सूट इन अ सिविल कोड बाय द फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में फर्म किसी तरह का या पार्टनर किसी तरह का कोई केस नहीं कर पाएंगे, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम भी नहीं मिलेगा इफ एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म। अगर थर्ड पार्टी ने किया तो 100 रुपीज से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम आप नहीं करवा पाएंगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। मैक्स 100 रुपीज का क्लेम हो सकता है। फिर एग्री पार्टी कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, बराबर। पार्टनर्स पे एग्री पार्टी भी केस नहीं कर पाएगी। पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म is precluded from bringing legal action against the firm or any person blamed to be to have partner in the firm। यानी बहुत सीधा सा हो गया, but such a person may sue for dissolution of the firm for accounts and realization of his share in the firm's property in the firm is dissolved। मतलब पार्टनर भी दूसरे पार्टनर्स पे फर्म के पे केस नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ डिसोल्यूशन करवाना हो तो आपको केस करने का राइट मिलेगा, है ना। तो नुकसान क्या? सबसे पहला, फर्म जो है वो थर्ड पार्टीज के ऊपर केस नहीं कर पाएगी और दूसरे को पार्टनर्स पे भी नहीं कर पाएगी। ये जो पार्टनर्स लोग हैं ये किसी पर सूट फाइल नहीं कर पाएंगे बच्चों। 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम आपको नहीं मिलने वाला है,
बराबर से, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, ये जो पार्टनर्स है ये फर्म के डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकते हैं, वो केस हो जाएगा, लेकिन थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट में पक्के से केस कर सकती है, भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म हो। अच्छा पॉइंट है, हर बार आपको बोला इंपॉर्टेंट है कि नॉन रजिस्ट्रेशन के नुकसान क्या है, पढ़ करके जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं, सेक्शन 45 बच्चों, अच्छा पॉइंट है, समझिएगा। ABCD लिखा है क्लियर आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 1 जनवरी बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस। बच्चों पब्लिक नोटिस का सेक्शन है, ऊपर भी आया था एक जगह, है ना। 4 पार्टनर है बच्चों, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, लेकिन उन्होंने बच्चों पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। 1 जनवरी को ही जारी है कंपनी, सॉरी उनकी फर्म, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया और बिजनेस को कंटिन्यू किया। अब समझो बच्चों, 1 जनवरी को वैसे तो ये डिसाइड कर चुके हैं फर्म को डिसॉल्व करने का। अब सी जो है वो एक डोरमेंट पार्टनर है, 4 जनवरी को उसकी डेथ हो गई बच्चों, 4 जनवरी, ठीक है। लेकिन चूंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया है तो 4 जनवरी तक तो सी की प्रॉपर्टी भी लायबल रहेगी, और डेथ में नोटिस नहीं देते हैं, बराबर। हाँ सॉरी, डेथ वाला तो अगला पॉइंट है, ये तो अभी सी डोरमेंट पार्टनर रिटायर हो गया, ओके ओके ओके। तो अपने ये भी पढ़ा था कि जब कोई स्लीपिंग पार्टनर रिटायर होता है बच्चों तो कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डी की 5 जनवरी को डेथ हो गई है, बराबर से समझ रहे हैं आप, एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं। पी की डेथ हो गई, और ई जो है वो 10 तारीख को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बच्चों। यानी सी, डी और ई तो तीनों ही निकल लिए। एक डोरमेंट है जो रिटायर हो गया, एक ऊपर निकल लिया, एक दिवालिया हो गया। ए और बी दो बचे हुए हैं। 11 जनवरी को बच्चों ए ने फर्म के नाम से 20 लाख रुपया उधार लिया है, और आर से लिया, जिसको बेचारे को डिसोल्यूशन का कुछ पता ही नहीं, पब्लिक नोटिस से नहीं दिया है। अब आप बताओ पार्टनर्स की लायबिलिटी। अब बच्चों जब तक डिसोल्यूशन का नोटिस नहीं दोगे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बराबर। लेकिन 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 ये जो लोन लिया 11 जनवरी का, उससे पहले 3 लोगों के विकेट उड़ चुके बच्चों, और उन 3 लोगों के लिए पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती है, चाहे तो डोरमेंट पार्टनर का रिटायरमेंट हो या इंस्टॉलमेंट हो या डेथ हो। आइए देखिए, सेक्शन 45 यही कह रहा है, As per provision of Indian Partnership Act, a public notice of the dissolution of the firm is not required। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या डोरमेंट पार्टनर रिटायर हो जाए या पार्टनर की डेथ हो जाए, फिर आपको पहले ही कह दिया, ये देखो क्वेश्चन का डिटेल समझा दिया है। मैं फाइनल आंसर पढ़ता हूं, ए बी आर लायबल फॉर 20 लाख बट सी बीइंग अ डोरमेंट पार्टनर, डी और ई जो है वो कोई भी इसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें नोटिस नहीं देना पड़ता, और ये सब काम ये तीनों चीजें होने के बाद हुआ है। बच्चों यही काम अगर 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को ये लोन का काम हो जाता 20 लाख रुपए का बच्चों, तो ये सब रेस्पॉन्सिबल रहते, जितने भी अमाउंट तक रहते, लेकिन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती। एक की डेथ हो गई, एक इंसॉल्वेंट हो गया, और मेन लायबिलिटी की डेट से पहले पहले हुआ है, तो इसलिए इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। कोई भी डी और ई भी रेस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है, सिर्फ ए और बी रेस्पॉन्सिबल होंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़िया सेक्शन है। फिर बच्चों एक और सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 28 वाला। सर ये कौन सा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, एक्स इंट्रोड्यूस एज मैनेजर, वो एस्टोपल वाला पॉइंट मेरे ख्याल से होना चाहिए। ये एक्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हमारा मैनेजर है, एज इज पार्टनर, सॉरी मैनेजर था लेकिन एज अ पार्टनर उन्होंने जेड के सामने उसको प्रेजेंट किया, और ए जो है वो उस वक्त में मैनेजर भाई साहब साइलेंट रह गए बच्चों। साइलेंट वर्ड आते ही एस्टोपल लग गया। जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज ए पार्टनर, उसको पार्टनर मान करके बच्चों उसको 100 डीवी सप्लाई कर देता है उधार के ऊपर। क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद जब जेड को पैसा नहीं मिलता है तो फर्म पे केस करता है। अब केस करने में वो क्या करता है, एक्स और ए पे करता है। सर वाई पे क्यों नहीं किया? उसकी मर्जी भाई, सारे लोग जॉइंटली सेवरली रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्स और ए पर केस कर देता है। ए बेचारा तो मैनेजर है। एडवाइस करो जेड को कि क्या वो एक्स और ए से पैसा रिकवर कर सकता है क्या? बिल्कुल, एस्टोपल वाला पार्टनर है, होल्डिंग आउट वाला है बच्चों। ये देखो, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज नोन एज बाय एस्टोपल, वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, या अलाउ करता है दूसरे को और डिनाई नहीं करता है तो उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। इट इज ओनली द पर्सन टू whom the representation has been made, और एक्टेड उसने किया उस बिहाफ के ऊपर ही, अपने को ध्यान में रखना है। You must also note that for the purpose of fixing liability on a person who has representation led another to act is not necessary to show that he acquitted by a fraudulent intention। अब इसमें ये चीज नहीं देखी जाती कि उसने जानबूझ के किया था, फ्रॉड करने के पर्पस से, कुछ भी हो, आप चुप रहे मतलब आपकी लायबिलिटी बन गई, बराबर। तो 28 वाले में यही है, फॉर्मर पार्टनर हु इज रिटायर फ्रॉम द फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, इन सच केसेस अ पर्सन who even subsequent to the retirement give credit to the firm on behalf of you as a partner will be entitled to firm hold liable। सर ये सब इन्होंने क्या लिखा है बच्चों? बहुत सिंपल सी चीज लिखी है, जो ऊपर अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया, ये उसके लिए भी लिखा है कि अगर बच्चों कोई पार्टनर रिटायर हो गया और उस चीज का भी पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, तो थर्ड पार्टीज के लिए तो अभी भी पार्टनर, और उसने कुछ भी किया तो उसके लिए फर्म लायबल हो जाएगी, बराबर से। वही एस्टोपल का रूल है। इन द गिवन केस दो पार्टनर हैं, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा एग्जाम में। एक्स ने जो क्वेश्चन के बारे में डिटेल दे दी पूरी। इन द गिवन केस
along with X the manager is also liable for the price because holding out से बच्चों पार्टनर बन गया, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर के चलता हूं बच्चों, फटाफट से पार्टनरशिप का बढ़िया सा रिवीजन कर डालो मेरे साथ में, फिर पीछे पीछे कंपनी आप लोगों के लिए आ जाएगा। कंटिन्यू गारंटी का मतलब बच्चों, मैं इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट आपका उधर आपको हमेशा बोला है, एक गारंटी जो एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन के लिए चलती है। कंटिन्यू गारंटी गिवन टू अ फर्म or to a third party in respect of transaction of a firm is in the absence of any agreement to the contrary revoke for the future transaction अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है। मैंने आपको समझाया था कि तीन पार्टनर है ABC, बराबर। इन तीनों लोगों ने मिल करके बैंक से 5 लाख का लोन लिया, या मान लो बैंक से तो इसमें नहीं होता, वो तो वन टाइम गारंटी होती है। कंटिन्यू गारंटी का मतलब ABC है, और मान लीजिए यहाँ पे मैं हूं, मैं इनको उधार में माल देता हूं बच्चों, उधार में इनको माल बेचता हूं, और आप लोगों ने इसके लिए दे रखी है गारंटी। मतलब ABC 3 पार्टनर हैं और ये चाहते हैं कि मैं इनको उधार पर गुड्स सप्लाई करूं ताकि ये बेच के पैसा कमाए, मेरा पैसा चुकाते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं ऐसे कैसे दे दूं, मैं जानता नहीं हूं। तो आप जो है आपने गारंटी दिया मुझे कि सर आप हमारे गारंटी पे इनको पैसे दे दो, कल को अगर ये नहीं चुका पाए तो मैं चुकाऊंगा, आप लोग चुकाएंगे, ऐसा आपने कहा, बराबर। समझे बात को आप लोग, बहुत सीधा सा है। तो बच्चों लॉ कहता है कि अगर इन्होंने फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का चेंज किया, एक पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, नया पार्टनर आ गया, बिजनेस चेंज कर लिया, कुछ भी, तो जब तक पार्टीज की कंसेंट नहीं हो, उस पार्टी को बताया नहीं जाए, गारंटी देने वाला यानी आप लोग अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाओगे। और जैसे ही आप लोगों ने ऐसा चेंज किया और बिल्कुल गारंटी से फ्री हो जाएंगे, बराबर। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से फ्यूचर, अच्छा जो ट्रांजैक्शन हो गए उसके लिए तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के ट्रांजैक्शन, इनमें चेंज होने के बाद के ट्रांजैक्शन के लिए आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे। वापस से पढ़ो, कंटिन्यू गारंटी, इसको कंटिन्यू क्यों बोल रहे हैं कि जब तक माल मैं उधार देता जा रहा हूं तब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, लेकिन जैसे इन तीनों ने मिलकर कुछ चेंजेस किए, गारंटी देने वाला अपनी गारंटी से फ्री हो जाएगा। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, सच चेंज में अगर, मैंने आपको जो कहा था, डेथ, रिटायरमेंट, कुछ भी हो सकता है, नया पार्टनर आ सकता है, तो ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो सर ऐसे में करना क्या चाहिए बच्चों, गारंटी देने वाले को इंटीमेट करना बहुत जरूरी है कि फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है भाई, नहीं तो फिर आप उसको लायबल नहीं कर पाओगे। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी बच्चों, कोर्ट के ऑर्डर से फर्म कब डिसॉल्व होती है, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए पॉइंट, सेक्शन नंबर 44 इसके लिए काम कर रहा है। कोर्ट के ऑर्डर से फर्म कभी कभी कैसे कैसे डिसॉल्व होती है बच्चों, फर्म वेयर एनी ऑफ द पार्टनर, कोई भी पार्टनर बच्चों इंसेन अगर हो गया है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट में ऑर्डर। अभी आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था बहुत बढ़िया सा, एनी ऑफ द पार्टनर बिकम इंसेन, अमर अकबर एंथोनी वाला जो अपना क्वेश्चन था। अब एनीवन कौन, तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई स्लीपिंग पार्टनर इंसेंट हो रहा है तो शायद कोर्ट में नॉट गिव ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, में तो लगा नहीं लगाना, में नॉट कर देना। एक्टिव पार्टनर अगर होता है तो कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन, ऐसे आंसर को आप लिखोगे। परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अगर कोई पार्टनर तो भी सेम ऊपर वाला रूल ही काम करेगा, बराबर। मिसकंडक्ट अगर किसी पार्टनर ने किया है तो फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, इनोसेंट पार्टनर करेंगे, बराबर। विलफुली अगर कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है बच्चों बार बार और बिजनेस को करना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए फाइल कर सकते हैं केस। फिर बच्चों कोर्ट को अगर लगता है कि किसी ने अपना शेयर किसी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, हमने पढ़ा था कि बिना सबकी परमिशन के आप अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर किसी पार्टनर ने कर दिया तो इस बेस पे भी कोर्ट को रिमेनिंग पार्टनर अप्लाई करके फर्म को बंद करने का ऑर्डर वहां पे कर सकते हैं। चलिए जी, डिसोल्यूशन कर सकते हैं। फिर बच्चों फर्म में कंटिन्यू लॉसेस चल रहे हैं, आप लोग जानते हो, बिना लॉस के फर्म को चलाना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो बंद हो जाएगा। उसके अलावा और कोई ग्राउंड, मैनेजमेंट में डेडलॉक लग गया बच्चों, सर डेडलॉक कैसे, 4 लोग मैनेजमेंट में बच्चों, 2 हमेशा फेवर में वोट करते हैं, 2 हमेशा अगेंस्ट में वोट करते हैं, आपस में बनती नहीं है तो फर्म चलेगी कैसे, बराबर। पार्टनर आर नॉट टॉकिंग, कट्टी हो गए बच्चों आपस में, पार्टनर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, 2 ही पार्टनर है आपस में, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फर्म को बंद करने के लिए अप्लाई कर सकता है कोई भी। फिर जिस ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों फॉर्म रजिस्टर्ड हुई थी, अगर वो ऑब्जेक्ट ही खत्म हो चुका है आपका तो भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अभी खुद बंद नहीं कर रहे हो तो कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि जब पर्पस ही खत्म हो गया तो इस फॉर्म को बंद करने का ऑर्डर दिया जाए किसी भी पार्टनर के अप्लाई करने पर। बच्चों ऐसा किया जा सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी आगे बात शुरू करते हैं बच्चों, आगे बात शुरू करते हैं, फटाफट से आगे बात शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्टेट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द फॉलोइंग एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। 2 सेक्शंस और बच्चों इंपॉर्टेंट, रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ में, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी, वैसे अकाउंट्स के हिसाब से आपको आता सबको है।
अब पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, आप लोगों को पता है, या कोई एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है, पहले से एग्रीमेंट करे, नहीं तो ऑल कंसेंट और विल पे अगर पार्टनरशिप में बच्चों तो नोटिस देकर के ही वो रिटायर हो सकता है, आपको पता है। The retiring partner may be discharged from the liability to any third party for the act of the firm after his retirement. बोलो बच्चों, before his retirement by an agreement made by him with such third party, a retiring partner may be discharged from any liability to any third party for act of the firm done before his retirement by an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm, and such agreement may be implied of course dealing between the third party and reconstituted firm after he had knowledge of the retirement. बच्चों समझना सर, इस पूरे पॉइंट को ऐसे कैसे लिखा है इन्होंने, सर इसका सिंपलीफाई तरीका क्या होगा ये आप बता दीजिए, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं बच्चों, अपने को वही लिखना है भाई। रिटायर से पहले की लाइबिलिटीज के लिए ही कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, आपको इतना ही लिखना है, रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी ऑफ एनी थर्ड पार्टी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इसको चेंज कर देना, ये मत लिखना बच्चों आफ्टर हिज रिटायरमेंट, वो फ्री हो जाएगा बराबर, लेकिन प्रीवियस के लिए ही कैन बी रिस्पॉन्सिबल, ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल, पार्टनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ आपस में एग्री कर लो तब तो बात ही अलग हो जाएगी। Notwithstanding the retirement of the partner, he and the partners continue to be liable as a partner to third party। ये जो लाइन में आपको कह रहा था, done by any of them would have been an act of the firm if done before the retirement। बच्चों रिटायरमेंट से पहले के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन कब तक, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। कई बार बच्चों रिटायर होने की डेट अलग है और नोटिस की डेट अलग है, उस बीच के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि पब्लिक नोटिस देने तक रिटायर वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चालू रहती है। रिटायर पार्टनर इज नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी विदाउट नोइंग वाज ही वाज पार्टनर। अपने को पता है, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी पार्टी को पता ही नहीं है कि ये बंदा पार्टनर है, तो उसके रिटायर होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है आपको, तो उस केस में वो पर्सन उस पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता है। याद आया आप लोगों को एग्जाम्पल मेरा, मैंने कहा था कि वैसे तो पब्लिक नोटिस तक आपकी लायबिलिटी बनती है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को इस बारे में पता ही नहीं हो कि आप पार्टनर थे कि नहीं थे, तो उस केस में यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप डेट ऑफ रिटायरमेंट तक ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि इसमें दो सिचुएशन बनती है ना, थर्ड पार्टी नो अबाउट, थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं, एक्चुअल में क्या है कि मेरा अभी लैपटॉप जो है वो स्लीपिंग उसमें फोल्ड मोड में नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत आएगा। हाँ जी, नो अबाउट पार्टनर, है ना, आप पहले से पार्टनर के बारे में जानते थे, तो उस केस में नो अबाउट पार्टनर है, पार्टनर के बारे में जानता था वो बंदा पहले से कि ये लोग सारे पार्टनर है, उसके लिए जो लाइबिलिटी बनेगी वो तो अप टू डेट ऑफ पब्लिक नोटिस बनेगी बच्चों। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे रिटायरिंग पार्टनर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन अगर बच्चों ऐसा कुछ हो जाए, नॉट नोन अबाउट पार्टनर, नॉट नोन अबाउट पार्टनर, वो उस पार्टनर को जानते ही नहीं था। याद करो अपने वो एग्जांपल, सतीश इज डायरेक्टर, सतीश को कौन सतीश, हम जानते ही नहीं थे, जैसा मैंने फ्रॉड वाले में पढ़ा था, तो पार्टनर के बारे में जानते ही नहीं था, ऐसे बंदों के लिए इसकी लायबिलिटी रहेगी बच्चों अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर हो गया उस दिन से इसकी लायबिलिटी खत्म भाई, तुमको जब पता ही नहीं है कि मैं पार्टनर हूं कि नहीं, तो फिर मेरे नोटिस से तुम्हारा क्या लेना देना है। तो बच्चों अगर कोई बंदा जानता है पार्टनर्स के बारे में, तब तो उसके लिए लायबिलिटी पब्लिक नोटिस की डेट तक चलेगी, नहीं जानते हो तो डेट ऑफ रिटायरमेंट को हमारा पार्टनर फ्री हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आइए इंसॉल्वेंसी बच्चों, इंसॉल्वेंट पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेगा, पार्टनरशिप फॉर्म से सीज हो जाएगा उस दिन के बाद से। एस्टेट उसकी जो है बच्चों वो इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, लेकिन उसके पहले के लिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल रहेगी। फर्म भी उसके काम के लिए लायबल नहीं है। डेट ऑफ एडजुडिकेशन का मतलब होता है बच्चों कोर्ट का ऑर्डर कि भैया ये बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो उसके बाद से न वो फर्म के लिए न फर्म उसके लिए, उसके पहले के लिए वो जरूर रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्डिनरीली बट नॉट इनवेरिएबली द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जनरली बच्चों इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर से कंपल्सरी नहीं है ऐसा, हमने कहा ऑर्डिनरीली बट नॉट नेसेसरीली द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसॉल्व हो भी सकती है, लेकिन अगर पार्टनर आपस में पहले से एग्रीमेंट कर लें और दो या दो से ज्यादा पार्टनर अभी भी पीछे हैं, तो फिर फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा बच्चों, अदरवाइज फर्म का डिसोल्यूशन हो भी सकता है। चलिए जी,
अब बच्चों आखिरी कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, एग्जाम के हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे बच्चों। अपन ने ये जो पॉइंट्स लिए हैं अपने नोट्स से नहीं लेकर के अपने स्टडी मैट से ले लिए, वहां आपको बहुत इजी दिया है कि फर्म और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में फर्क क्या है। बच्चों फर्म का डिसॉल्व होगा तो डिसकंटिन्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पक्का से हो ही जाएगी, लेकिन इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म के बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली वो तो चलेगा, है ना। वाइंडिंग अप, फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो बिल्कुल इसको वाइंडिंग अप बोलते हैं बच्चों। फर्म का डिसॉल्व मतलब वाइंडिंग अप, एसेट्स लायबिलिटी सब जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, खत्म। लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में बच्चों सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए खाली रीवैल्यूएशन बनाने की जरूरत पड़ती है, रियलाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग ध्यान रखोगे। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर फर्म डिसॉल्व करने के लिए हो सकता है बच्चों, जनरली पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए नहीं होता है। पार्टनरशिप डिसॉल्व का मतलब पार्टनर के आपस के रिलेशन चेंज हो रहे हैं, फर्म चल रही है। स्कोप, नेसेसरी बच्चों फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इंक्लूड है, लेकिन पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में फर्म का डिसोल्यूशन इंक्लूड नहीं है। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन ज्यादा वाइड है, अगर फर्म बंद होगी तो पार्टनरशिप का रिलेशन तो अपने आप खत्म होगा, लेकिन पार्टनरशिप का रिलेशन खत्म हो उससे फर्म खत्म हो जाए जरूरी नहीं है। फाइनल क्लोजर बच्चों, इसमें फाइनल क्लोजर करते हैं, बुक्स फाइनली बंद हो जाती है, खत्म सारा काम, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपके स्टडी मैट के डिफरेंसेस है तो इजी पढ़ेंगे, अपने को ध्यान रखना है। 3 सेक्शन बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, डायरेक्टली मैंने ले लिया आपके एक्ट से ले लिए। सेक्शन 25 कहता है एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल अदर पार्टनर एंड आल्सो सेवरली फॉर ऑल एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। जब आप पार्टनर थे तो आप अकेले भी और बाकियों के साथ मिल करके भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ये आपका सेक्शन नंबर 25 बच्चों स्टडी मैट में मेरे सामने खुला हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों दे रखा है स्टडी मैट में आपको। सर्टेन पर्सन वर फाउंड टू हैव बीन पार्टनर्स इन अ फर्म व्हेन द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क बाय द फर्म। तो चोरी किया उन्होंने ट्रेडमार्क का। It was held that they were liable for damages arising out of the blamed of infringement, it being immaterial that the damages arose after the dissolution of the firm। ये तो इन्होंने लिखा कि भले ही फिर फर्म बाद में डिसॉल्व भी क्यों ना हो जाए, जो भी फर्म के बिहाफ पे काम हुआ है सारे काम के लिए हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जॉइंटली भी और सेपरेटली भी, अपने को ध्यान रखना है। ये 25 में है। फिर बच्चों लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, अपन ने ये भी पढ़ा है, वेयर बाय ए रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी बंदा काम कर रहा है। याद करो शाफ्ट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि हमने एक पार्टनर की जिम्मेवारी दी थी कि वो माइंस के उधर जो शाफ्ट होती है, जो डोर होता है, उसको टाइमली बंद करेगा, नहीं किया तो एम्प्लॉय को नुकसान हो जाएगा, है ना। मान लो उसने ऐसा नहीं किया बेचारे ने, जानबूझ के नहीं, अनजाने में कई बार हो सकता है, तो रॉन्गफुल एक्ट है पार्टनर का, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है, बराबर। बिजनेस ऑफ द फर्म एंड ऑर्डिनरी उसकी ऑथोरिटी के अंदर भी है। सबसे बड़ी बात, लॉस और इंजरी कॉज बाय द एनी थर्ड पार्टी टू एनी थर्ड पार्टी, अगर इससे थर्ड पार्टी को कोई भी नुकसान हुआ और कोई भी पेनल्टी भरनी पड़ी बच्चों, तो फर्म उसके लिए लायबल होगी, जितना पार्टनर लायबल है, फिर भले वो पार्टनर से लेती रहे। हमने आपको कहा था कि 3 पार्टनर में से एक की ड्यूटी लगाई थी कि वो शाफ्ट तुमको बंद करना है, शाफ्ट का मतलब डोर जो है तुमको बंद करना है, नहीं तो एम्प्लॉय को नुकसान होगा। वो बंद करना भूल गया, नहीं कर पाया, और वाकई में एक एम्प्लॉय को नुकसान हो गया बच्चों, तो पूरी फर्म उसके लिए पैसा देगी। म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट ही यही है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। बस जो उसने किया है ऑथोरिटी में रह करके और बिजनेस में रह के किया है बच्चों, मर्डर वर्डर कर दिया जाकर के, तो बाकी पार्टनर लायबल नहीं होंगे, बराबर। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन, मर्डर का मतलब अपने पर्सनल हित के लिए, बेनिफिट के लिए उसने मर्डर किया, तीनों ने मिलकर प्लान किया था और एक ने मर्डर किया, तो सब लायबल है। फिर बच्चों मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, आपको मैंने कहा था फर्म के पास कोई चीज आई और उसको पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दिया, खुद लेके चला गया, भाग गया, कुछ भी कर दिया, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया पैसे का, ठीक है। तो अब पार्टनर एक्टिंग विद हिज एपरेंट ऑथोरिटी, जो अपनी ऑथोरिटी में काम कर रहा है, रिसीव मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, और उसको बेटा खा गया, मिस अप्लाई कर दिया, लेके भाग गया। अ फर्म इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव, या फर्म के पास अगर कोई पैसा आता है बच्चों, आपको 2 एग्जांपल मैंने दिए थे, या तो पार्टनर के पास आ रहा है, फर्म के पास आ रहा है थर्ड पार्टी से, और उस मनी को किसी पार्टनर ने अल्टीमेटली उसकी कस्टडी में कोई पैसा आया फर्म या पार्टनर की ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और कोई पार्टनर अगर लेके भाग गया, तो फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, फर्म लायबल होगी बच्चों। और एक बढ़िया सा एग्जांपल इसका भी आपको स्टडी मैट में देके रखा है। इन्होंने बोला एबीसी 3 पार्टनर है बच्चों, और इनके पास में कार पार्किंग का काम है। कार पार्किंग का एक बड़ा सा प्लॉट है, 3 पार्टनर है, मिलकर के काम संभालते हैं। पी स्टैंड इस कार इन द पार्किंग प्लेस, इनके पास में एक पी आया, इनका क्लाइंट है, कस्टमर है, उसने आकर के कार इनके पार्किंग प्लेस के ऊपर पार्क कर दी, लेकिन ये जो ए था इसने ले जाके उस कार को किसी बंदे को सोल्ड कर दिया बच्चों, स्ट्रेंजर को सोल्ड कर दिया।
अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर लगाऊं तो चोरी की कार किसी को सेल करोगे बेलमेंट में रखी हुई, तो ओरिजिनल ओनर आकर के कार को लेके जाएगा और जिसको आपने दिया उससे कार वापस ले जाएगा, वो आपके ऊपर केस करेगा। ये सब आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन फिलहाल पी डैमेजेस का केस तो करेगा कि नहीं करेगा? बराबर, क्या कहते हो? पी कहेगा कार तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मेरी कार को तुमने बेच दिया, उससे लाना पड़ा, केस करना पड़ेगा, मेरे डैमेजेस कौन भरेगा? बच्चों, फर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपका मेजर रिवीजन है बच्चों पार्टनरशिप एक्ट का। इसको अच्छे से पूरे लेक्चर को कर लेना, क्वेश्चन से एक बार देख लेना, सेक्शंस पे फोकस रखना जो जो मैंने इसके अंदर आपको बताए हैं। तो बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही है। 12 to 15 मार्क्स का आपका टॉपिक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमारा रिवीजन, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बस तैयारी में लगे रहिए, एग्जाम्स के लिए आपको लॉ के लिए कुछ टाइम मिल गया है, तो अगर यूज करना चाहें तो उसको जरूर अच्छे से तैयारी करने में यूज करें। ठीक है, तब तक के लिए वापस मुलाकात होगी। बाय बच्चों, टेक केयर।